मेरे अल्ट्रासाउंड में ओवेरियन सिस्ट बताई गई है। मैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिली, उन्होंने मुझे इस सिस्ट के लिए सर्जरी एडवाइस की है। पर मेरी एक और फ्रेंड थी, उसको तो सिस्ट के लिए सिर्फ मेडिसिन दी गई है। मेरे केस में सर्जरी क्यों एडवाइस की गई है? आखिर ये ओवेरियन सिस्ट होती क्या हैं और किस में सर्जरी करनी होती है, किस में सिर्फ मेडिसिन से काम चल जाता है? Hi everyone, I am Dr. Hina Chawla, consultant gynec cancer and laparoscopic surgeon at Apollo Clinic and CHD City Hospital, चंडीगढ़। इन्हीं सभी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि ओवेरियन सिस्ट आफ्टर ऑल होती क्या है। पहले तो हम ये समझेंगे कि ओवेरियन सिस्ट है क्या। यूट्रस के आसपास दोनों फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं और उनके पास दोनों तरफ ओवरीज होती हैं। ये जो ओवरीज होती हैं, इनके अंदर जब भी कोई पानी की गांठ या उसके अंदर किसी तरह का कुछ और फ्लूइड या मटेरियल भर जाता है तो वो एक सिस्ट बन जाती है, जिसे हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट बहुत कॉमन होती हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ रूटीन एक अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से कराने गई और उसके अंदर पता चलता है कि हाँ ओवेरियन सिस्ट है। 70% तो जिनमें पता चलता है कि ओवेरियन सिस्ट है, उनमें से किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वह सिस्ट अपने आप से ही चली जाती हैं। पर हाँ, ये डिपेंड करता है कि सिस्ट किस तरह की है, किस साइज़ की है, उस पर निर्भर करता है कि हाँ इस सिस्ट के लिए हमें किसी ट्रीटमेंट को लेने की ज़रूरत है भी या नहीं है। बहुत कॉमन एक सवाल पेशेंट्स ओपीडी में आकर पूछते हैं कि ओवेरियन सिस्ट किस में ज़्यादा है या मुझे ही क्यों हो गई ओवेरियन सिस्ट। देखिए, ओवेरियन सिस्ट होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादातर हम उन फीमेल्स में देखते हैं जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है या जो इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी होने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी सिस्ट हमारी ओवरीज में बन जाती हैं, जिनको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। ये जो हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं, जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, हम वर्कआउट कम करते हैं, खाने पीने की हैबिट्स हमारी ऑल्टर हो गई हुई हैं, उसके कारण ये सिस्ट भी बहुत बार बन जाती हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि ये जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं कितने तरह की होती हैं। सबसे कॉमन अगर हम देखेंगे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में बहुत कॉमनली नीचे इम्प्रेशन में दिया होता है कि ये फॉलिकुलर सिस्ट है या हेमरेजिक सिस्ट है या डर्मोइड सिस्ट है या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। तो इन्हीं सभी तरह की सिस्ट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले होती हैं फॉलिकुलर सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट जो होती हैं, आमतौर पर जैसे महिला के पीरियड्स आते हैं तो हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसी हिसाब से जैसे ओवुलेशन के दिनों के आसपास, यानी कि ओवरीज में जब एक फॉलिकल बड़ा होता है और उसके अंदर से एग रप्चर होता है, उसे हम ओवुलेशन कहते हैं। तो ये अगर एग रप्चर ना हो, वो फॉलिकल रप्चर ना हो के एग रिलीज ना हो, तो वो सिस्ट बड़ी होती जाती है और उसे हम सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। इस सिस्ट के लिए ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यूजुअली ये अपने आप से ही डिज़ोल्व यानी कि गायब हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट होती हैं यानी कि जब ओवुलेशन हो गई है उसके बाद ओवरी में कहीं ना कहीं थोड़ा पानी भर जाता है और वो जो सिस्ट बनती हैं वो होती हैं कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। ये कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट जो होती हैं, इनके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरी तरह की जो हमारी सिस्ट होती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिनकी हमने अभी बात की थी। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ही छोटे साइज़ की, यानी कि हम कहें कि 3 से 4 mm इतनी छोटी छोटी बहुत सारी सिस्ट जो होती हैं ओवरीज के अंदर बन जाती हैं। इससे हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, फेस पर एक्ने, हेयर ग्रोथ, बाल आने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा हमें अपने डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, जो कि दवाइयों से काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहता है। एक और तरह की सिस्ट जो आजकल हम बहुत कॉमनली सुनते हैं वो है चॉकलेट सिस्ट यानी कि एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट। इसका नाम चॉकलेट सिस्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि यह जो सिस्ट होती है, इसके अंदर पुराना ब्लड जो है वो इकट्ठा होता रहता है और फिर ये चॉकलेट कलर का मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। होता क्या है कि जब
पीरियड्स की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जब रेट्रोग्रेड फ्लो जाना शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर से ट्यूब्स के ज़रिए ये जो ब्लड है ये बाहर जाना शुरू हो जाता है और ये कहीं भी डिपॉजिट हो जाता है। जब ओवरीज में इकट्ठा होता है तो हम इसे ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। इस सिस्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें ये आती है कि इस सिस्ट के साथ ये जहाँ जहाँ ब्लड स्पिल होता है वो जगह चिपक जाती है, तो उससे एडहेजन्स हो जाते हैं, जिसके कारण मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पीरियड्स में पेन होना और इरेगुलर पीरियड्स होना, कई बार कंसीव करने में भी दिक्कत इसमें बहुत आती है। एंडोमेट्रियोसिस के लिए आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, बेशक चाहे वो मेडिसिन्स हों या अगर सिस्ट बहुत बड़ी है या आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर रही है तो उसके लिए कई बार आपका डॉक्टर आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं। एक और तरह की सिस्ट जिसे हम कहते हैं डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट होती है कि जिसके अंदर सिस्ट के अंदर आपको हेयर, फैट और बोन्स, कार्टिलेज ऐसी चीज़ें सिस्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाती हैं। डर्मोइड सिस्ट के लिए भी देखिए किसी मेडिसिन से हमें रिलीफ नहीं मिलता है। डर्मोइड सिस्ट की सबसे खास बात ये होती है कि ये जो सिस्ट होती है ये टॉर्जन यानी कि अपनी एक्सिस पर घूम जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, जिसके लिए हमें कई बार इमरजेंसी सर्जरी भी करनी पड़ती है। डर्मोइड सिस्ट एक ऐसी सिस्ट है जिसके लिए सर्जरी अनिवार्य होती है। अब हम जानेंगे कि ओवेरियन सिस्ट के कारण हमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। देखिए कईयों को टमी में निचले वाले भाग, पेट के नीचे वाले भाग में पेन रह सकता है, कईयों को ब्लोटिंग सेंसेशन सी रह सकती है, कईयों को यूरिन पास करने में दिक्कत हो सकती है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ओवेरियन सिस्ट के साथ ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। डायग्नोसिस की हम बात करें तो डायग्नोसिस के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं सबसे पहले। अगर अल्ट्रासाउंड में आपके डॉक्टर को कोई डाउट होता है तो वो फिर हायर इन्वेस्टिगेशन जैसे कि MRI या CT स्कैन ये हमें करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखिए बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि हम सिस्ट के लिए ट्रीटमेंट मेडिसिन डाल देते हैं। अगर आपकी सिस्ट ऐसी है जो ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या साइज़ में बहुत ही बड़ी है या आपको पेन दे रही है या एंडोमेट्रोसिस है या डर्मोइड है तो आपके डॉक्टर इसके लिए ऑपरेशन की सलाह देंगे। लेकिन देखिए सिर्फ 5 से 10% होती हैं ओवेरियन सिस्ट जिसके लिए हम सर्जरी की एडवाइस करते हैं। अब सर्जरी की हम बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स आके पूछते हैं कि सर्जरी में क्या करते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी सिस्ट जो है उस किस तरह की है, आप आगे प्रेगनेंसी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर तो देखिए आपकी सिस्ट एंडोमेट्रोसिस नहीं है या उसके अंदर डॉक्टर को कोई कैंसर का शक नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ सिस्ट को निकालते हैं और ओवरी हम प्रिजर्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें डाउट होता है कैंसर है या एंडोमेट्रोसिस है तो उस केस में हमें ओवरी भी निकालनी पड़ती है। दोनों ही सर्जरीज ये जो हैं हम लैप्रोस्कोपी से, दूरबीन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपकी नाभि के ज़रिए या नाभि के ऊपर हम एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का छेद करते हैं और आसपास हम पेट के और बाकी हिस्से में 2 या 3-5 mm के छेद हम करते हैं। वहाँ से हम इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए हम जो है सिस्ट को सेपरेट कर देते हैं अंडाशय से, ओवरी से, और हम वो सिस्ट को छोटे छोटे होल्स के ज़रिए निकाल लेते हैं। डे केयर प्रोसीजर होते हैं जब हम दूरबीन से करते हैं, आप लगभग सेम डे या उससे नेक्स्ट डे मैक्सिमम घर जा सकते हैं। विदिन 5 to 7 days आप रूटीन अपना सारा काम रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आपकी ये सर्जरी पेट खोलकर यानी कि लेप्रोटमी से की गई है तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब भी बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट की तो देखिए एक बार हुई है तो हाँ दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं और कुछ सिस्ट में तो दोबारा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जैसे कि एंडोमेट्रोसिस की सिस्ट होती है। ये जो रिकरेंस के चांसेस होते हैं ये कहीं भी 15 से लेके 25% तक की सिस्ट ऐसी होती हैं कि वो दोबारा हो सकती है। मान लीजिए हमने 100 लोग हैं जिनके अंदर ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी की है तो 15 से 25 में वह सिस्ट दोबारा हो सकती है।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो सब पूछते हैं कि ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी जो है उसके बाद हमारा जो है भी कहीं ये कैंसर तो नहीं निकल आएगा, या इसके अंदर हमें डरने की कितनी ज़रूरत है। देखिए, इसके लिए जब भी कोई ऐसी सिस्ट डायग्नोज होती है, मैं सलाह दूंगी कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। वो एक बेसिक सा आपका वर्कअप करेंगे। उसके अलावा हम एक टेस्ट कराते होते हैं ट्यूमर मार्कर्स, देखने के लिए कि सिस्ट किस तरह की है। उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, सिस्ट का साइज़ क्या है, आपको सिम्टम्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपकी एक सर्जरी प्लान की जाती है, और वो आपकी जो बायोप्सी रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर निर्भर करता है कि हमें फर्दर किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट कहते हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हाँ, आपके डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के ऊपर या जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई है उसके ऊपर जो सिस्ट के जो इमेजिंग क्राइटेरिया होते हैं हमारे, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ कहीं उन्हें कुछ सस्पिशियस लग रहा होता है, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ शक पड़ रहा होता है, तो उस बेसिस पे भी कई बार हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। फिर एक बहुत कॉमन प्रश्न जो सब पूछते हैं कि ओवरी सिस्ट निकलने के बाद क्या फर्दर प्रेगनेंसी कर सकते हैं। देखिए, ओवेरियन सिस्ट रिमूवल की सर्जरी से कभी भी आपके फर्टिलिटी पोटेंशियल या प्रेगनेंसी करने के ऊपर कोई असर नहीं आता है, अनटिल एंड अनलेस आपकी ओवरी निकाली ना गई हो। अगर हमने ओवरी निकाली है तो कहीं ना कहीं हमारा जो हार्मोन बैलेंस है वो बिगड़ता है, और उसके बाद प्रेगनेंसी करने में दिक्कत आ सकती है। तीसरी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सब पूछते हैं कि हम क्या करें कि ओवेरियन सिस्ट हमें ना हो। देखिए, ऐसे अपनी तरफ से हम जो कर सकते हैं, हेल्दी डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, उसके अलावा अपने टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहिए, और अगर आपको लगता है कि आपके अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट प्लान करवाइए। थैंक यू।